हेलो फ्रेंड्स, आरबीएल बैंक एनालिसिस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो देखिएगा, सेकंड पार्ट के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो जनरली फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, और जो मैंने आपके साथ बात करनी थी उन्हीं को मैं कंटिन्यू करता हुआ नजर आऊँगा। तो देखिएगा, मार्केट कैप के मामले में ये बैंक जो है करीबन 6000 करोड़ की मार्केट कैप पर आज की डेट में उपलब्ध है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स 51.1 करोड़ है, यानी कि 51.1 करोड़ के जो शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट है 100%, यानी कि कोई प्रमोटर्स का ऐसा शेयर नहीं है जो ट्रेड नहीं होते, वो सारे शेयर्स ट्रेडेबल हैं। डिविडेंड यील्ड 1.3% है, लेकिन डिविडेंड जो है अभी आएगा नहीं इस साल में। और रीज़न ये, आरबीआई ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर रखी है कि कोई भी बैंक जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, तो डिविडेंड इस बार आया भी नहीं है। 52 वीक जो हाई है वो 717 रुपये है, और अभी 102 रुपये के जो प्राइजेज हैं आपको मिल रहे हैं। तो आप देखिएगा, करीबन करीबन 80% से भी ज़्यादा जो ये शेयर जो है अपने जो है प्राइस को तोड़ चुका है अभी भी आप देखेंगे तो। और 6 महीने के जो वॉल्यूम्स हैं करोड़ के अंदर जो है 0.1 करोड़ जो शेयर्स हैं होते हैं। बीटा जो है 1.3 है। देखिएगा, जो बीटा का मतलब होता है रिस्क। किसी भी शेयर्स का जो रिस्क होता है वो जनरली 100% होता है, जिसको हम 1 बोलते हैं। तो 1 से कम वाले जो बीटा वाले जो शेयर्स होते हैं उनको लो बीटा स्टॉक्स बोलते हैं, और 1 से ज़्यादा वालों को हाई बीटा स्टॉक बोलते हैं। तो एक हाई बीटा स्टॉक्स हैं, यानी कि जो मार्केट में मूवमेंट्स होती है तो इसके शेयर प्राइस में मूवमेंट हमेशा मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा होगी, गिरने की तरफ भी और बढ़ने की तरफ भी। तो ऐसे स्टॉक्स को हाई बीटा स्टॉक्स बोलते हैं। और उसके जो रीजंस हैं वो ये हैं कि जो बैंक्स हैं, क्योंकि वो लोन के रूप में काम करते हैं, डिपॉजिट्स के रूप में, तो उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट की हमेशा बनी रहती है। और दूसरा, उनके जो ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस वो ज़्यादा होते हैं, और इकोनॉमी में चेंजेस का जो असर है वो उन कंपनीज के ऊपर जो कि बैंक का बिजनेस करती है उन पर ज़्यादा होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसलिए ये जो शेयर्स हैं ये हाई बीटा स्टॉक्स कहलाते हैं। आप देखिएगा, रिटर्न्स के मामले में बात करेंगे तो 3 महीने के अंदर जो है इसने 65% की जो है प्राइस के अंदर डेप्रिसिएशन दिया है, यानी कि शेयर्स इतने गिरे हैं। हालांकि सेंसेक्स भी 23% की गिरावट है। 6 महीने के अंदर 65% गिरावट है, जबकि सेंसेक्स 21%। और अगर आप साल भर की बात करें तो मैंने अभी आपके साथ बात की 82% से 0.4%, 80% से ज़्यादा की गिरावट शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिली है। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये जो शेयर्स है वो ऐसा लगता है कि वो अंडर वैल्यूड है, तो वो इस शेयर्स को जो है खरीदने के लिए आते हैं। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस शेयर्स के ऊपर सवाल आपसे मुझसे पूछ रहे थे, तो आपके उन सवालों के जवाब जो है देने के लिए जो है मैं एनालिसिस के रूप में ये जो वीडियो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, दोनों चार्ट्स में आपको सेंसेक्स में और आरबीएल बैंक में आपको साफ साफ नजर आएगा। और लगे अगर ये चार्ट में बैंक निफ्टी के साथ बनाता तो आपको जो है और भी ज़्यादा गिरावट दिखती है, अगर कोरस्पॉन्डिंग अगर हम रिलेशनशिप अगर बनाते उससे। तो आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो एस्टिमेशंस हैं, ये ब्रोकर हाउसेज हैं, ब्रोकर हाउस है या जो बहुत सारे ब्रोकर हाउसेज हैं उनकी जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ये जो एस्टिमेट्स हैं ये लिए गए हैं। तो देखिएगा, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि इनकम लेना और देने के बीच के जो इंटरेस्ट इनकम है वो 3630 है। तो ये एक्चुअल फिगर्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर आई हैं। ग्रोथ जो थी वो 42.9 थी, निम्स 4.9 था, प्री प्रोविजन प्रॉफिट 2752 थे, नेट प्रॉफिट 506 करोड़ था। और ये पिछले साल के मुकाबले में 41.7% की डी ग्रोथ थी, यानी कि 40% प्रॉफिट गिर गए थे। और एडजस्टेड ईपीएस जो है वो 11 रुपये और 10 पैसे आई, और ग्रोथ जो है बिजनेस वो नेगेटिव थी। बुक वैल्यू शेयर्स की अभी भी 232 रुपये, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक वैल्यू के आधे प्राइस पर भी ये शेयर अभी मिल रहा है। पी रेशो 10.5 है, अभी भी आप देखेंगे। लेकिन ये जो सारी गिरावट आई है लास्ट के 2 क्वार्टर्स के अंदर देखने के लिए मिली है। जो शुरू के 2 क्वार्टर्स थे वो बढ़िया थे, और शेयर के प्राइस भी लगभग 6 महीने के अंदर ही गिरे हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिएगा 0.5 पर आ गई है। तो ये सभी वैल्यूशंस पर अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें और पी रेशियोज की वैल्यूशन देखें तो जो है अभी आपको शेयर्स बहुत सस्ता लगेगा देखने के लिए। और क्योंकि स्मॉल बैंक है, अच्छे ग्रोथ करने वाला बैंक है, लेकिन ये 6 महीने के अंदर इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से ईपीएस जो 10.5 रुपये है वो अगले साल भी इसी के आसपास आएगी। तो ऐसा जो है अनुमान है। तो अगर यहाँ देखिएगा, इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे लेकिन ईपीएस जो है यहीं पर आती हुई नजर आपको आ रही है 10.9, और सेम पी रेशियो मिलती तो ये शेयर्स यहीं पर जो है शायद आपको चलता हुआ मिलेगा। और वैसे भी जो बैंकिंग में मोटेरियम पीरियड्स को अलाउ किया गया, तो ये हो सकता है कि जो ईपीएस है और कम होती हुई आपको नजर आए, और जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस है वो और नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर के प्राइस हैं वो 80 रुपये के आसपास तक जो है मूव कर सकते हैं, अगर क्योंकि मोटेरियम की वजह से जो लॉस होगा और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है नेक्स्ट क्वार्टर में वो शायद बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो उसके बाद जो है 80 रुपये तक के प्राइजेस जो है हमें लग रहा है कि विजिबल हैं। वो बैंकिंग में जो गिरावट आएगी तो वहाँ तक जो है ये शेयर पहुँच सकता है। बट मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पर जो ये शेयर्स है तो ये 80 रुपये के आसपास का जो एरिया होगा यहाँ पे शायद ये
एक टाइम स्पेंड करेगा और कंसोलिडेट करेगा। उसके नीचे के जो प्राइस हैं, ऊपर के प्राइस हैं, वो क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद ही जो है डिस्कस किए जा सकते हैं। हालांकि वैल्यूएशंस वाइज जो है अभी अगर हम बात करें तो क्योंकि प्राइजेस अपने नीचे की तरफ आ गए हैं, बैंकिंग लाइसेंस इनके पास है, रिस्क एंड रिवार्ड जो है इन्वेस्टर के फेवर में है आज की डेट में। लेकिन जो अनसर्टिनिटी कोविड-19 की वजह से बनी हुई है उसका किसी के पास भी कोई प्रॉपर जो है आकलन जो है नहीं है, उसका पूरा प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं है। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होती हैं तो आप मान के चलिएगा कि ये शेयर यहीं से शूट अप कर जाएगा और 200-250 रुपये तक भी चला जा सकता है। लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा निकल कर आती हैं जो एंटीसिपेट की है तो शेयर 50-60 रुपये के लेवल भी जो है देख सकता है। तो जो अनसर्टेनिटी बाजार के अंदर है, जो अगले 6 महीने के अंदर हम फेस करने वाले हैं, वो अगर हमारी उम्मीद से जो है बेहतर निकली कि हमारा नुकसान कम हुआ तो शेयर के प्राइस ऊपर की तरफ, अगर जो ये उन्होंने एंटिसिपेट किया उससे ज़्यादा हो गए तो शेयर के प्राइस नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये हाई बीटा सेक्टर है, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे में अच्छा भी बहुत अच्छा करते हैं और गिरने में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं। हालांकि जो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है, अगर हम कोविड-19 की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी बाजार में आनी शुरू हो गई तो यहाँ पर जो है आपको प्राइजेस जो है अच्छे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी तरीके की स्थिति के अंदर ये जो अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स तक शायद ये 80 रुपये और 100 रुपये 110 रुपये के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुआ ये शेयर नजर आएगा। तो ये 80 to 120 की आप एक रेंज मान के चलिएगा कि लोअर बैंड पे शायद 80 रुपये तक और अपर रेंज के अंदर 120-130 रुपये तक यहीं पर शायद बाजार जो है इस शेयर्स के भाव जो है अगले 3 महीने के आसपास यहीं पर रखने वाला है। और क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज अब महंगा नहीं है तो आप देखिएगा 10 की पी रेशो पर ये शेयर आ गया है। इंटरेस्ट इनकम की भी बात करें आप देखिएगा तो पूरे बिजनेस के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ी थी। देखिएगा अगर ईयर ऑन ईयर बात करें, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी बढ़े थे, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी थी, सब कुछ बढ़ा था। लेकिन उन सब बढ़ने के साथ क्या बढ़ गया था? प्रोविजन बढ़ गया था और प्रोविजन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ा, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है प्री प्रोविजन प्रॉफिट 36% बढ़े, प्रोविजन 207% बढ़ा। और ये जो प्रोविजन बढ़ा, जो 36% के प्रोविजन से पहले प्रॉफिट बढ़ रहे थे, वो सीधे सीधे प्रॉफिट घटते हुए नजर आए। 151 करोड़ का प्रॉफिट आया 360 से घट के। सीधी सीधी सी बात है, असेट्स क्वालिटी की वजह इस शेयर्स में गिरावट का मुख्य कारण है। अगर असेट्स क्वालिटी और ख़राब होती है तो देखिएगा इसको और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो है बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इससे एग्जिट भी कर गए हैं और कुछ रिस्क टेकिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर एंट्री भी कर रहे हैं इन प्राइस पे। तो दोनों तरीके की जो मूवमेंट्स है वो शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिल रही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें पिछले क्वार्टर के मुकाबले में और इस क्वार्टर में क्या हुआ तो देखिएगा इंटरेस्ट 2.4% बढ़ा, खर्चे 3.8% घटे, इंटरेस्ट के नेट इंटरेस्ट इनकम 10% बढ़ी। और फिर मैं यहीं पे बात बताऊंगा प्री प्रोविजन प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में केवल 4.5% बढ़े। प्रोविजंस हालांकि जो थर्ड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ा था तो यहाँ पे प्रोविजंस तो कम होता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिट फिर भी केवल 60% जो है पिछले। तो जो थर्ड क्वार्टर था वो वर्स्ट पीरियड था, तो थर्ड क्वार्टर में जो लॉस इन्होंने रिपोर्ट किए उसका मुख्य रीजन जो है प्रोविजंस थे। अगर आगे ये जो असेट्स क्वालिटी इसकी इंप्रूव होगी तो आप शेयर्स में बहुत अच्छे जंप देखेंगे, और असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हुई तो यहाँ पर ये शेयर्स और नीचे हुए जाता हुआ आपको दिखेगा। अब बात करते हैं इसकी स्वेफ्ट एनालिसिस की, SWOT एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज। तो देखिएगा इसके जो कैश फ्लोज हैं वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं, मैं आपको पीछे भी बात कर रहा था। रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है पिछले 8 क्वार्टर से, रिटर्न ऑन असेट्स इंप्रूव कर रही है सिंस लास्ट 2 ईयर्स, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर रिटर्न ऑन असेट्स नीचे की तरफ चली गई। उसके बाद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा था, लेकिन सारी चीजें एक ही चीज ने सत्यानाश कर रखा है, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं सारे पैरामीटर्स पर आपको बुक वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रमोटर की कोई जीरो होल्डिंग्स हैं जो प्लेस है, तो कोई प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस नहीं है। ये सभी पहलुओं पर जो है इसके लिए पॉजिटिव है। अब देखिएगा इसकी वीकनेस कहां पर नजर आई। तो वीकनेस जो है सीधी सी बात क्या कि शेयर्स के प्राइस लगातार टेक्निकल लेवल पर टूटते हुए जा रहे हैं। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट फॉल कर रहा है, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर की बात ये जो है कर रहे हैं। कंप्राइज विद हाई डेट, देखिए बैंक के अंदर हाई डेट तो होता है, कंपनीज विद इंक्रीजिंग डेट, और अब वो और पैसा उधार लेने लग रही है। मेजर फॉल जो है पिछले 3 जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस है, यानी कि जो पिछले 2 क्वार्टर्स हैं मैं आपके साथ बात करूं, यहां पर परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा खराब होती हुई नजर आई है। तो ये जो वीकनेस है वो मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं
कि जो असेट्स क्वालिटी है वो इसकी वीकनेस है। ऑपरेशनली भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर पैसा ही डूब जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। देखिएगा, मैं बात बताता हूँ बैंकिंग की वीडियोस के अंदर कि जो इंटरेस्ट लेना और देना, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो बैंक का जो है प्रॉफिट होता है, और उसके बाद वो अपने खर्चे करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि इस माहौल के अंदर जो असेट्स क्वालिटी और डिटोरिएट होगी, वो इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क या थ्रेट्स आपके सामने है। तो देखिएगा, ब्रोकर ने जो इसके प्राइस जो है अपग्रेड की है नीचे की तरफ से। अपॉर्चुनिटीज यही है, डिक्रीज इन एनपीए इन रिसेंट रिजल्ट। जो लास्ट क्वार्टर है इसमें थोड़े से एनपीए कम हुए, जो थर्ड क्वार्टर था उसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट। और जो प्रोविजन है लास्ट क्वार्टर में जो है प्रोविजन थोड़े से कम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन थर्ड क्वार्टर में इतने प्रोविजन बढ़ गए थे कि अब उसमें कम का भी कोई असर नहीं है। स्टॉक जो है थ्रेड्स जो है वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर है, अगर हम उसको इस बात पे देखें कि अगर असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट होती है। और कुछ ब्रोकर जो हैं इसके प्राइस नीचे की तरफ भी ले रहे हैं। और अगर टेक्निकल बेसिस पे भी बात करें तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो शेयर प्राइस हैं वो सभी टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं उसमें जो है सेल सिग्नल शो कर रहे हैं। तो मोस्टली जो है सेल सिग्नल जो है ज़्यादातर इंडिकेटर्स पे आने की वजह से जो है हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये इसके लिए एक थ्रेट्स है। अब देखिएगा, इंटरेस्ट इनकम के बारे में हम बात कर चुके थे कि किस तरीके से इनकी इंटरेस्ट इनकम जो है। तो देखिएगा, मैं सबसे पहली बात ये जो 31/12/19 वाला क्वार्टर है इसकी बात करूँगा, क्योंकि मैं बाकी एनालिसिस आपके साथ कर चुका हूँ। तो देखिएगा, ये जो सारा प्रॉफिट था यहाँ तक आप देखिएगा, यहाँ पे जो इनकम थी टोटल इनकम 264 थी, इसके मुकाबले में यहाँ इनकम हमारी बढ़ी है थर्ड क्वार्टर में के मुकाबले में फोर्थ क्वार्टर में। लेकिन अब हुआ क्या, अब आप देखिएगा यहाँ से जब थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर कंपेयर करने लगे तो पहले थर्ड क्वार्टर को देखिए। थर्ड क्वार्टर के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर ये होगी, ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस, ये देखिएगा 73,217 लैक्स, और ये था 76,484। तो अब यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट तो हमारा बड़ा है फोर्थ क्वार्टर में थर्ड को, लेकिन थर्ड क्वार्टर में क्या हुआ, थर्ड क्वार्टर में प्रोविजन आ गए 63,829, यानी कि 63,829 लैक्स के जो प्रोविजंस थे, ये देखिएगा उससे पिछले क्वार्टर में केवल 19 के थे। तो जो प्रोविजंस हैं यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एकाएक बढ़ गई, और इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में बढ़ी तो नहीं, लेकिन थर्ड क्वार्टर से थोड़ी सी ही कम हुई। तो कम तो हुई नॉन परफॉर्मिंग, लेकिन वो इतनी कम नहीं हुई कि जो है प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। तो ये जो दोनों क्वार्टर्स थे, इनमें ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इसने पूरे प्रॉफिट का सत्यानाश कर दिया आरबीएल बैंक के, और उसी वजह से जो प्रॉफिट था वो 1576 लाख, और यहाँ पे तो 9,388 लाख, यानी कि केवल 93 करोड़ प्रॉफिट था, यहाँ 150 करोड़ था। उसमें से टैक्स गया, और टैक्स देने के बाद 114 करोड़ के जो प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किए, और यहाँ पे जो 69 थे। लेकिन बाजार को ये ना 114 करोड़ के प्रॉफिट्स में तो इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये जो सत्यानाश कर रही है बिजनेस की, ये 61408 और इससे पिछले में भी 63829, ये कंसर्न जो है बने हुए हैं। और इस कंसर्न के बाद ही जो है इस शेयर्स के अंदर जो है आप देखिएगा पिटाई होती हुई नजर आई। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 16.45 है, यानी कि ये जो कैपिटल है ये इनके पास पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पर जो है हमें रिस्क नहीं लग रहा, ये कैपिटल की कोई कमी नहीं है बैंक के पास। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी अच्छे जो है इन्होंने मेंटेन की हुई है, जो बैंक की ग्रोथ के लिए चाहिए। अब ईपीएस जो है देखिएगा यहाँ पर ₹2.25 हो गई, जो कि उससे पिछले क्वार्टर में 1.56 थी। तो और अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करें ईयर ऑन ईयर पे तो 5.79 थी। इस ईपीएस की वजह से ही ये जो पूरे साल भर की ईपीएस आपको ₹11 नजर आ रही है। लेकिन अगर ये इस तरीके की ईपीएस आएगी तो आप ये समझिएगा कि 8 या 9 रुपए की ईपीएस आएगी, और शेयर के प्राइस हैं वो 70-80 रुपए तक जो है मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। जो 80 रुपए जो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ लोअर एंड पे, तो 80 रुपए तक के भी प्राइजेस जो है आने वाले समय के अंदर जो है मना नहीं किए जा सकते कि शेयर नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 70-80 से लेकर और 120-130 के बीच की जो रेंज है, एक ब्रॉडर रेंज देखे तो 70 से 130, मिड एज रेंज देखे तो 80 से 120, और जो है नेरो रेंज के अंदर बात करें तो 90 से 110-15 के बीच में जो शेयर्स है यहाँ पर मूव करता हुआ शायद हमें नजर आएगा। तो देखिएगा, इसके जो एनालिसिस करने से ये बात तो पता चल गई कि जो असेट्स क्वालिटी है वो इसके पूरे बिजनेस को तबाह कर रही है। और देखिएगा असेट्स क्वालिटी कहाँ पे खराब हुई है, तो देखिएगा इनका जो पूरा बिजनेस है वो रेवेन्यू आप देखेंगे तो असेट्स क्वालिटी जो है सारा कॉर्पोरेट जो होल्डर बैंकिंग्स है, यानी कि जो इन्होंने बड़ी कंपनीज को उधार दिया वहां पर नुकसान हुआ था इनको 18,847 लैक्स का, और उससे पिछले क्वार्टर में, ये तो फोर्थ क्वार्टर में था और ये थर्ड क्वार्टर में था 36,112। तो ये देखिएगा यहाँ पे इनको जो लॉस आ रहा था वो सीधा सीधा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से आ रहा था, जबकि रेवेन्यू देखिए था
0348 लैक्स के थे और यहाँ पर 131749 के थे। तो फोर्थ क्वार्टर में 131745 के थे, थर्ड क्वार्टर में 130348 के थे, जो यहां पर देखिएगा लॉस को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, यानी कि बिजनेस में पैसा तो कमाया लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ने। रिटेल के अंदर देखिएगा प्रॉफिट था। देखिएगा मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूं, जब मैं आईडीएफसी की बात करता हूं तो वो इसी फोकस पे बात करता हूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो इसी सेगमेंट के अंदर अपनी जो है महारत हासिल करना चाहता है। और देखिएगा यहां पर भी इस बैंक को, और वो होलसेल बैंकिंग ये सभी बैंकों के लिए जो है दिक्कत का काम कर रही है, चाहे वो एक्सिस बैंक की बात करें चाहे वो आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें। तो इस सेगमेंट के अंदर जो कॉर्पोरेट है, और अगर भी ये मंदी आती है जिस तरीके की मंदी की उम्मीद की जा रही है कोविड-19 की वजह से, तो यहां पर जो है असेट्स क्वालिटी पर ओवर डेंट ना पड़ जाए, इस रिस्क की वजह से जो है इस बैंक को लोग हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद देखिएगा ट्रेजरी इनकम से, यानी कि जो अपना पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट ही रखते हैं वहाँ पे इन्होंने अच्छा पैसा कमाया, उस पर इंटरेस्ट वगैरह, अदर बैंकिंग ऑपरेशन में पैसा कमाया। तो अल्टीमेटली जो होलसेल बैंकिंग है वो इनके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर रही है, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स निकल कर आ रही हैं। और क्योंकि होलसेल बैंकिंग में जो है अभी भी इनके पूरे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा सेगमेंट जो है, अगर ट्रेजरी के बाद अगर हम बात करें तो अभी भी जो सीधा रिटेल या जो कस्टमर बेस जो बिजनेस है वो अभी भी जो है सबसे बड़ा होलसेल बैंकिंग है। और अगर होलसेल के अंदर भी अगर हम बात करें यहाँ पे रिजल्ट के बारे में तो हम बात कर चुके, रेवेन्यू के बारे में बात कर चुके। उसके बाद देखिएगा इनकी जो ब्रांचेज हैं वो अभी भी कितनी ब्रांचेज इन्होंने ऐड की, तो 62 ब्रांचेज जो है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर ऐड की। और अभी जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं वो 386 हैं 31 मार्च 2020 को, क्योंकि बहुत लोगों का जो इंटरेस्ट रहता है इसमें। और उसके बाद 1245 बिजनेस कॉरस्पोंडेंट ब्रांच है, विच 263 आर बैंकिंग आउटलेट्स। तो कुछ इनके पास आउटलेट्स भी हैं, तो जो टोटल फुल फ्लैश जो ब्रांचेज हैं वो 386 ब्रांचेज हैं। और उसके अलावा जो कुछ और आउटलेट्स भी जो है बिजनेस कॉरस्पोंडेंट ब्रांचेज हैं, जहां पर क्या बिजनेस से संबंधित जो है आदान प्रदान जो है सूचनाओं का कर सकते हैं, और वहां से आप जो है अपने डेटाबेस जो है यहाँ से इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो फुल फ्लैश ब्रांचेज है वो 386 है। उसके बाद जो रेवेन्यूज हैं, तो सबसे बड़ी बात करेंगे निम्स के ऊपर बात करेंगे, तो निम्स अभी भी देखिएगा बहुत बेहतरीन लेवल पर बना हुआ है 4.93। देखिएगा सब ये निम्स वगैरह सब बर्बाद हो रहे हैं, और रीजन ये है कि निम्स तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन असेट्स क्वालिटी जो है वो खत्म हो रही है बिजनेस के अंदर। और जो असेट्स क्वालिटी है, तो मैं ये असेट्स क्वालिटी के ऊपर बात करूँ तो जो ग्रोस एनपी है वो 3.62 है, 3.62% अगर ग्रोस एनपीए की बात करें, और नेट एनपीए जो है 2.05 है। जब तक ये नेट एनपीए बिलो 1 नहीं होगी, बिलो 1 नहीं होगी, तब तक आप इसको बढ़िया बैंक नहीं मान सकते। और सीधी सी बात है, प्रोविजंस जो है कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छी है, यानी कि जो भी इनके बैड लोन्स है उसमें 64% जो है ये ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके की लोन बुक है उसके हिसाब से अगर अभी भी 36% जो हिस्सा बचा हुआ है, अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आगे चल के प्रोविजंस बनेंगे, तो एक जो है रिस्क की जो तलवार है वो अभी भी लटकी हुई है इस बैंक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने सारा एनालिसिस आपके साथ किया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस किया, आगे के एस्टिमेशंस के बारे में हमने बात की आपके साथ। तो जो है यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं उसमें भी डी ग्रोथ देखने के लिए मिली पूरे साल के अंदर। तो एक साल के दौरान जो है डिपॉजिट्स 1% घटते नजर आए, एडवांसेस हालांकि 7% जो है बढ़ती हुई नजर आई। और सिंपल सी बात एक है कुल मिला के कि बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी तो है, लेकिन जो पैसा उधार बांट रखा है वो डूबने लग रहा है इनका। अगर उसमें डूबने की ग्रोथ कम हो गई या वो डूबेगा नहीं पैसा, तो ये बैंक जो है दोबारा से बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। तो पूरी नजरें जो है अभी बनी रहेंगी। देखने के अंदर आपको ये अंडर वैल्यूड बैंक लगेगा, लेकिन मुझे अभी भी पर्सनली ये बैंक खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इन प्राइजेस के ऊपर। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी जो राय है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 की जो अनसर्टेनिटी है उसका जो आउटकम है वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हालांकि जो है नीचे के प्राइस पे है वो रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है अभी भी हालांकि इन्वेस्टर के फेवर में है, लेकिन रिस्क कितना होगा कोविड-19 का उसका असेसमेंट ना मेरे पास है और ना शायद अभी और किसी के पास है। वो आने वाला समय है, वो सब समय के गर्भ के अंदर जो है छुपा हुआ है कि कितनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होगी, और उसी के बाद जो है सही जो है पिक्चर बाजार के सामने आएगी, और तभी जो है बाजार उस पर रिएक्ट करेगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।